सो हाय गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। लेट्स टेक एमपी एग्जाम एंड मैं वैशाली राय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारे लेट्स टेक एमपी एग्जाम की टीम है जो एमपीपीएससी व्यापम जैसे एग्जाम की तैयारी करवाती है और अपने आपके सपनों को साकार करने में हमारी ये टीम है पूरा योगदान देती है ताकि आप जल्द से जल्द अपने सपनों तक पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम वैशाली राय है। मैंने बीबीएन बीपीएड किया है बीएसएस कॉलेज बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से। मेरे पास 5 ईयर+ एक्सपीरियंस है और मैंने क्लैट कैट और एमपीपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाया है। एमपीएससी मेंस लिखा है मैंने 2016 और 17 में। वहीं मैंने एमपीपीएससी मेंस दिया 17 और 18 में। और मैं अनअकैडमी की एक एजुकेटर हूँ सिंस जून 2020 से। ठीक है। एंड अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको 30+ कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करो, यह आपको डे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देता है जहां आप टीचर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो एंड अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते हो। यह आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देता है जहां आप अपनी परफॉर्मेंस को डेली, मंथली, वीकली बेस पे इवेलुएट कर सकते हो और ये देख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या आप एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, एंड उसी के हिसाब से फिर आप कोर्सेज ले सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड को जो हम सिलेबस की लाइन पे लाते हैं ताकि आप सभी को हम क्वालिटी कंटेंट दे पाए एंड अनलिमिटेड एक्सेस कि कभी आपसे कोई क्लास मिस हो गई है या किसी क्लास को आपको दोबारा देखना है तो आप उसे डाउनलोड करके भी ऑफलाइन मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आप सभी को अनअकैडमी ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होता है गूगल प्ले स्टोर से। उसमें लॉगिन करना होता है, आपका ईमेल लगता है, फ़ोन नंबर और एक छोटा सब्सक्रिप्शन लेना होता है। छोटा सा इसलिए क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो मार्केट प्राइस से काफ़ी कम है, जो कि अगर मैं 1 साल की बात करूँ इसकी कीमत मात्र 8,800 रुपये है। वहीं 2 साल की कीमत है 12,800 रुपये। एंड मैं आपको बताऊं कि हमारी जो कीमत है 8,800 रुपये मार्केट प्राइस से कितनी कम है कि आपको सोचिए इसके लिए आपको मार्केट में जाते तो आपको आराम से 70 से 80,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। साथ ही आप अगर छोटे से जाते तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, तो वहीं 2 साल की कीमत के लिए आपको 1 से 1.5 लाख रुपये बुक्स होते हैं, रहने का एक्सपेंडिचर, खाने का, तो ऑलमोस्ट आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है किसी भी एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी करना। बट अनअकैडमी ये सब चीज़ें आपको बहुत ही कम दाम में करवाती है, वो भी घर बैठे बैठे। मीन्स आप अपने केवल स्मार्टफोन के द्वारा अनअकैडमी के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी बिना रुके, बिना पीछे छूटे। साथ ही आपको पता है कि हमारे एग्जाम जो है 1 तारीख को हमारा डिसीजन आने वाला है, तो उस पर एग्जाम की जो प्रिपरेशन है जो होगी वो बिल्कुल एज पे होगी क्योंकि वो बहुत जल्दी जो एमपीपीएससी होगा वो एग्जाम लेगा और हो सकता है आपके पास इतना टाइम ही ना हो कि आप पूरे सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाए। तो अभी का एक बहुत सही टाइम है, पूरा भी आधा नवंबर का मंथ बचा है, दिसंबर जनवरी, तो आप इस टाइम में पूरे एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लीजिए, ऐसा ना हो कि आप लोग पीछे छूट जाए। वहीं आप वहाँ मेरा कोड लगाएंगे जो कि वैशाली VAISHALI, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। एंड ये जो चीज़ें हैं ये आपको 10% डिस्काउंट का पड़ती है मात्र 7,920 की, और वहीं 2 साल का पड़ेगा आपको 11,520 का। अगर हम मंथली भी देखें तो मात्र 733 रुपये प्रति माह के रेट में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहीं 24 महीने की बात करें तो मात्र 533 रुपये में। तो आपको सोचिए कितना किफ़ायती अनअकैडमी के साथ सब्सक्रिप्शन लेके एमपीपीएससी की तैयारी करना। एंड आप मेरा जो कोड है वो सारे पेड कोर्सेज में यूज़ कर सकते हैं। वहीं मेरे कोर्सेज की बात करूं तो मैं ऑलरेडी आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ जो हम 3 बजे पढ़ते हैं, जिसमें आज हम लोग जैनिज्म का भाग 2 पढ़ेंगे और जैनिज्म को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। वहीं ये हम कर ही रहे हैं, तो ये जो होगा कल के लेक्चर में ये हमारा पूरा वाइंड अप हो जाएगा। मतलब वाइंड अप मतलब इसका फिर जिसके जो आखिरी के 4 टॉपिक्स हैं वो हम अगले 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और आपका पूरा जो पेपर 2 का जो भाग 1 है, जो 5 यूनिट है वो सारी कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी को। वहीं पेपर 3 में हम लोग एनवायरनमेंट में आपके लिए लेके आने वाले दिसंबर में, जो कि पेड कोर्स होगा। इसके लिए आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेना मत चलिए, 16 दिसंबर से मेरा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। वहीं पेपर 4 का ऑलरेडी मेरा जो है 12 नवंबर से मेरा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जहां हम यूनिट 3 जो है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट 1 को हमने ऑलरेडी सितंबर में कंप्लीट कर लिया एंड यूनिट 2 को हमने ऑलरेडी अक्टूबर में कंप्लीट कर लिया, जो कि बड़ी यूनिट थी। अब तो जो यूनिट है वो थोड़ी छोटी छोटी यूनिट है, तो हम इस मंथ के एंड तक हम दोनों यूनिट्स को कवर कर लेंगे, 3rd एंड 4th को। और मेरी तरफ से आपको जो यूनिट 4 का थ्योरी का पूरा पोर्शन है वो मैंने कम्प्लीटली करवा दिया। वहीं बहुत जल्दी मैं आपके लिए प्रारूप लिखने की क्लास लेने वाली हूँ, जो कि हमारा ये मंथ है
नवंबर है, इसी में मैं स्टार्ट करूंगी। तो या तो पूरी क्लास हम इसी मंथ में वाइंड अप कर देंगे प्रारूप लेखन की, या कुछ क्लासेस हमारी नेक्स्ट मंथ तक एक्सटेंड होंगी, तो हम ये सारी क्लासेस यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रारूप लेखन की क्लासेस हैं। साथ ही जैसे हमारी प्रारूप लेखन होगी तो हम हिंदी निबंध की उसकी कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई क्लास नहीं है। तो जब एग्जाम होगा बिल्कुल हमारे चरम पे, या फिर हम हिंदी और व्याकरण को कंप्लीट कर लेंगे, उसके आखिरी में हम फिर हिंदी निबंध देख लेंगे। प्रारूप लेखन के बाद मेरी प्लानिंग है कि मैं आपके लिए हिंदी और व्याकरण की जो क्लासेस है वो लेके आऊँ। तो हमारी हिंदी व्याकरण की क्लासेस जो होंगी वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली हिंदी में जो है 15 टॉपिक्स है, 15 टॉपिक्स है। तो 15 टॉपिक्स जो है वो हम कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इनका जो है 2 टॉपिक छोड़ के 15 टॉपिक से तो ऑलमोस्ट ये हमें क्लास लगेंगी। वैसे मैं ये तो नहीं बोलूँगी एक क्लास में एक टॉपिक होगा, मुश्किल से 1 महीना लगेगा। हम लोग रोज 1-1 घंटे की क्लास करके ये 15 टॉपिक्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 बजे मेरी इंडियन पॉलिटी की क्लास होती है, जहाँ हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं डिटेल में। 3 बजे हम रोज एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, और रात में 9 बजे हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। एंड मेरा कोड है वैशाली, VAISH चले। अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा सारे पेड कोर्सेज पे, जितने भी अनअकैडमी पे अवेलेबल है। ठीक है, साथ ही हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, तो ऑलरेडी हम ये पार्ट आपको मैं कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, कंसेप्ट जो है वो हमारा ऑलरेडी कवर हो गया है। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी कल की क्लास के बाद। और ये जो ऑलरेडी हमने ये टॉपिक में कवर कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जरूरी होता है आपके लिए पढ़ना एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए मैं ये 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा करवा रही हूँ। बाकी फिर हमारे ये जो टॉपिक्स है ये हमारे हो जाएंगे 5 से 6 क्लासेस में, तो यहाँ हमारा ये टॉपिक पूरा वाइंड अप हो जाएगा। तो गाइज मैं इसकी PDF आपको 2 पार्ट में दूंगी। पार्ट 1 में हम जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो कवर करेंगे, और पार्ट 2 में जो है हम वो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और न्यू डायमेंशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का मैं आपको अलग क्लास दूंगी, मतलब अलग PDF दूंगी। तो 2 PDF में मैं आपको यूनिट 5 पूरा कंप्लीट करके दूंगी। यूनिट 4 की ऑलरेडी मैं PDF दे दी है। जैसे यूनिट 5 की मेरी PDF कंप्लीट होगी, मैं आपको यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1 की PDF अवेलेबल करवा दूंगी। तो इस तरह से मेरे हिसाब से मैंने पेपर 2 का जो पार्ट है वो पूरा आपके लिए कवर करवा दिया है। ठीक है, क्लियर है? तो अब आगे बात करते हैं। तो लोक प्रशासन के नवीन आयाम, परिवर्तन के प्रबंधन और विकास प्रशासन हमारा बच्चा है, वो हम आगे वाली क्लासेस में देख लें। ठीक है, तो आज जो ये टॉपिक है ये हमारा कोऑर्डिनेशन, जिसे हम कहते हैं समन्वय। इसे हम हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में कहते हैं समन्वय। तो हम समन्वय को यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। समन्वय के बाद एक टॉपिक बचता है पर्यवेक्षण, इसे हम सुपरविजन कहते हैं। इसके बाद हम उस टॉपिक को कवर कर लेंगे, और हमारा जो पूरा समन्वय है, जो हमारा थ्योरी से जो सिद्धांत के संगठन के, वो पूरे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो समन्वय की बात है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो समन्वय जो होता है, इवन आप समन्वय, हम संविधान या हम संगठन की बात भी ना करें, तो समन्वय हर जगह होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, अगर आप घर में घर के कोई काम, जैसे अभी दिवाली का टाइम था हमारा, सभी ने दिवाली पे सफाई करी होगी ना। तो जब आप दिवाली पे सफाई करते हो तो आप अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ काम करवाते हैं, तो उसमें भी एक कोऑर्डिनेशन होता है। समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें भी हमें कोऑर्डिनेशन होता है कि आपका अगर भाई या बहन है, वो कुछ काम करे तो आप उससे रिलेटेड कोई काम करेंगे, या उसे किसी काम में, जिस काम में मान लीजिए वो ऊपर शेल्फ पे चढ़ा है, क्योंकि नॉर्मल है सभी के घर में होता है, तो आप उसे वहाँ सामान देंगे, जो भी सामान उसकी उपयोगी की वहाँ को जरूरत होगी। तो क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये छोटे लेवल पे समन्वय। इसलिए समन्वय जो होता है हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और अलग अलग क्षेत्र में जो समन्वय वो आता है, और समन्वय हर जगह होना बहुत आवश्यक होता है। चाहे वो हमारी डेली लाइफ में हो, चाहे वो हमारे प्रोफेशन में हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे दो संबंध, मतलब 2 व्यक्ति के संबंध के बीच में हो। सॉरी गाइस। तो किसी भी संगठन में जो समन्वय होता है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी संगठन के, और ये हमारे संगठन का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। जैसे कि हमने जब लूथर गुलिक का जो बहुत फेमस जो सिद्धांत है वो है पोस्ट कॉर्प का। तो इस पोस्ट कॉर्प में जो ये CEO है ना, ये कोऑर्डिनेशन को ही डिनोट करता है। ठीक है, वही में हम उर्विक की बात करें, उर्विक के में भी एक है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन।
वहीं हेनरी फ्यूल इज फादर ऑफ मतलब फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है हेनरी फ्यूल, क्लासिकल मतलब क्लासिकल मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्यूल के जो 14 सिद्धांत हैं उनमें से भी एक सिद्धांत है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो एक तरह से देखा जाए तो समन्वय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी संगठन में, किसी के भी निजी क्षेत्र में, निजी जीवन में भी। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये किसी भी संगठन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। तो हेनरी फ्यूल ने समन्वय को प्रबंधन का एक कार्य माना है। लेकिन यही वही हेनरी फ्यूल ने जो बोला मैंने, उनके जो 14 सिद्धांत थे हेनरी फ्यूल के, उनमें से एक जो है वो समन्वय था। तो ये जो काम होता है समन्वय का, किसका काम होता है? तो उन्होंने ये कहा कि जो भी संगठन में प्रबंधन है, मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट को देखने वाला एक मैनेजर होता है, एक प्रबंधक होता है। तो जो समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो उस जो मैनेजर होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। और समन्वय जो होता है वो मैनेजर को करना पड़ता है हाई अथॉरिटी और लोअर लेवल अथॉरिटी जो हमारी, ठीक है, उनके बीच में समन्वय करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो इनके अनुसार समन्वय से आशय किसी संगठन की क्रियाओं में सरलता आ सके और प्रशासन अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो सके। तो क्या है इनके अनुसार, क्या है समन्वय? तो इसके अनुसार क्या है कि किसी भी, इनका है कि किसी भी संगठन की जो क्रियाएं, जो फंक्शन है, जो कार्य किसी भी संगठन में हो रहे हैं, उनमें इजी मतलब सरलता आ सके। क्या होता है, अगर समन्वय नहीं होता तो जटिलता भी बढ़ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे से कॉपरेट ही नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ समन्वय करके किसी कार्य को नहीं करेगा, तो क्या होगा कि एक व्यक्ति के बहुत, जैसे मैंने आपको फैमिली का किया, अभी दिवाली का टाइम था, अभी दिवाली निकली है, तो दिवाली के टाइम में आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो हमारा समन्वय में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे कि अगर आपका कोई भाई बहन ऊपर सेल्फ पे बैठा है, कोई सफाई करने, तो आप उसे सामान दोगे, लेकिन आप उसके साथ कोऑर्डिनेट ही ना करो, आप उसे सामान ना दो, क्या होगा, उस व्यक्ति को किसी भी सामान के लिए वापस से शेल्फ पे उतरना पड़ेगा, होगा। तो क्या होगा, कार्य जो हो जाएगा वो थोड़ा जटिल हो जाएगा, और जो कार्य को करने की जो ईजीनेस है वो भी खत्म हो जाएगी, सरलता भी खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये होता है हमारा समन्वय। तो उससे क्या होता है, किसी भी संगठन के कार्य में सरलता आ जाती है। और साथ ही प्रशासन के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका भाई वो ऊपर बैठा हुआ है, तो उसका उद्देश्य क्या है, वहाँ की सफाई करना। अब अगर आप उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, तो हो सकता है जिस काम में वो आधा घंटा लगाए बिना कोऑर्डिनेशन, तो उस काम को उसे करने में 2 से 3 घंटा लग जाए, कि वो बार बार नीचे उतरेगा फिर वापस जाएगा। क्लियर? तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए भी को भी सफल कर सके, इसलिए कोऑर्डिनेशन उद्देश्य प्राप्ति में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ? फिर उसके बाद अब इसके अर्थ की बात तो समझ में आ गया एटलीस्ट, मुझे लगता है अब आपको सबको समन्वय क्लियर होगा कि समन्वय कोऑर्डिनेशन हम किसे कहते हैं। समन्वय, ठीक है, समन्वय से तात्पर्य किसी संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसको विभिन्न क्रियाओं में उचित संबंध, संयोजन एवं तालमेल स्थापित करता ही समन्वय कहलाता है। तो क्या होता है कि, ठीक है, तो समन्वय से तात्पर्य क्या है, किसी भी संगठन में जो उद्देश्यों की पूर्ति होती है उसके लिए विभिन्न क्रियाएं होती हैं, विभिन्न कार्य होते हैं, और उसी में उचित संबंध, संयोजन मतलब समन्वय मतलब एक दूसरे से काम करना, साथ ही तालमेल स्थापित करने को ही हम समन्वय कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, फिर ये, तो यह प्रबंधन का वह कार्य जो किसी संगठन के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों और समूहों के इस प्रकार एकीकरण करता है। अब जब समन्वय होता है, क्या होता है, कार्यों का भी एकीकरण होता है, कि व्यक्ति क्या होता है एक ही उद्देश्य के लिए किसी भी संगठन में कार्य करता है, और समन्वय होगा तो क्या होगा, उसका क्या उद्देश्य होगा कि वो अगर कार्य कर रहा है तो वो एक ही दिशा निर्देश में काम कर रहा है, और जब वो एक ही दिशा में काम करेगा तो क्या होगा, जो जो भी उद्देश्य होगा उस संगठन का वो भी पूरा हो जाएगा। तो क्या होता है, जब समन्वय करें तो केवल समन्वय 2 व्यक्ति का नहीं होता, अलग अलग किसी भी संगठन में अलग अलग विभागों का होता है। क्लियर? अलग अलग कर्मचारी का होता है, अलग अलग समूह का होता है। तो समन्वय केवल एक पे नहीं बल्कि अलग अलग स्तर पे, अलग अलग जगह पर किया जाता है, जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम सेवाएं प्रदान की जाती है। तो समन्वय में क्या होता है कि जो न्यूनतम मतलब क्या होता है, अगर 2 लोग मिलकर काम करें तो काम इजी हो जाता है, कम समय में होता है। तो जो व्यक्ति, मान लीजिए आपके पास कोई सब
व्यक्ति है जिसे आपको कोई सेवा प्रदान करनी है, तो आप बहुत कम लागत में वो सब, कम लागत क्यों होगी कि मान लीजिए उस काम को कोई व्यक्ति को अकेले करने में 4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन आप अगर कोऑर्डिनेट करके काम करें तो हो सकता है वो 1.5 से 2 घंटे में हो जाए। तो क्या होगा, कम समय लगे। तो कॉस्ट का मतलब ये नहीं, एक टाइम भी होता है, एक समय भी बहुत कीमती चीज़ है जो एक बार गए वापस नहीं आता। तो उस केस में भी कॉस्ट कम आती है कि जिस जिस जो एक व्यक्ति मिलके एक समय में 4 घंटे में जो काम करेगा वो 4 घंटे में 2 काम कर लेगा, तो कॉस्ट भी कम होती है और आप किसी भी व्यक्ति को अधिकतम सेवाएं भी दे पाते हैं। क्लियर हुआ? फिर समन्वय संगठन का वह निर्धारक सिद्धांत है जिससे अन्य सिद्धांतों का समावेश होता है। अब कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या दूसरे सिद्धांत कार्य कर पाएंगे? जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, जो हमने बजटिंग की बात की, तो कोई एक व्यक्ति का काम तो ये है नहीं, अलग अलग स्तर पे अलग अलग व्यक्ति काम। जैसे हमने हिराकी में पढ़ा था कि अलग अलग, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने उत्तरदायित्व पढ़ा, हमने जवाबदेही पढ़ा, हमने शक्ति पढ़ी, हमने सत्ता पढ़ी, ठीक है, हमने आदेश की एकता पढ़ी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, और हमने एक और टॉपिक पढ़ा, आदेश की एकता हो गई, और नियंत्रण का क्षेत्र, ये सब टॉपिक पढ़े। सब क्षेत्रों में हमारी क्या होती है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन, जो हमारा समन्वय होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि रोल प्ले करता है, जो कि दूसरे सिद्धांत है उनको भी कोऑर्डिनेट और एकजुट करके एकीकरण करके रखता है। तो समन्वय जो होता है वो किसी भी कार्य करने की शुरुआत से लेकर उसको फाइनली कंप्लीट करने तक का पूरे प्रोसेस में समन्वय की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने हिराकी पढ़ी थी, शायद हमने लास्ट वीक पढ़ी थी, जब हमने पद सोपान पढ़ा था, तो आपने देखा था अलग अलग पद पर अलग अलग व्यक्ति, लेकिन वो कैसे काम करते हैं, वहाँ उन्हें समन्वय होना बहुत आवश्यकता है। नहीं तो अगर समन्वय नहीं होगा तो वो व्यक्ति कितने भी अच्छे हो, कितने भी कुशल हो, उनके पास कितनी ही अच्छी स्किल हो, लेकिन वो सही से कार्य नहीं कर पाएंगे, कार्य करने में उन्हें समय लगेगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद यह नियोजन की अवस्था से प्रारंभ होकर संगठन के निर्देशन, नियंत्रण, बजटिंग आदि तक चलता है। तो क्या है कि अवस्था कहाँ से शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है संगठन के निर्देशन से लेकर नियंत्रण। क्या आप डायरेक्ट करोगे किसी व्यक्ति को तो वहाँ भी समझना चाहिए, किसी को नियंत्रण कर रहे हो वहाँ भी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। नियंत्रण का क्षेत्र में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। फिर हम लोगों ने बजटिंग में ये चीज़ पढ़ी। तो अगर किसी बजटिंग भी हो रही है, किसी का हम बजट भी बना रहे हैं, तो ऐसा होता है कि मम्मी बैठ के अकेला बजट बना लेती है घर का, उसमें पापा का भी थोड़ा सहयोग होता है। कई बार वो आप लोगों से भी पूछती हैं कि क्या हम ये चीज़ कर लें, क्या हम ये मंगा लें, क्योंकि मेरी मम्मी तो पूछती है कि क्या अपन ये मंगा लें, क्या ये मंगा लें, कुछ अलग चीज़ होती है तो जो पर्टिकुलरली राशन के अलावा। तो क्या होता है, जब बजट भी बनाते हैं, कोई हिसाब भी लगाते हैं, तो उस चीज़ में बजटिंग में भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। जो संगठन रूपी परिवार है, जैसे कि हम मैंने आपको फैमिली का एग्जाम्पल दिया, तो संगठन रूपी परिवार है, उसे चलाने के लिए भी कोऑर्डिनेशन, समन्वय की आवश्यकता एक व्यक्ति को होती है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों द्वारा समन्वय की निम्नलिखित परिभाषाएं बताई गई। अब क्या क्या परिभाषाएं बताई गई, तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग, जैसे हमने देखा कि जितने भी हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़े, अलग अलग व्यक्तियों, जिसमें से एल डी वाई टी जो है, उनने ऑलमोस्ट हर कंसेप्ट पे अपनी कोई ना कोई टिप्पणियां, कोई ना कोई डेफिनेशन या परिभाषा दी है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो पहले जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो जैसे कि एल डी वाइट की भाषा में मैं अगर बोलूँ, ठीक है, अगर मैं एल डी वाइट के शब्दों में बोलूँ ये चीज, तो समन्वय का अर्थ है विभिन्न भागों का परस्पर संयोजन एवं उनकी गतिविधियों तथा क्रियाओं का भी समय पर संयोजन, ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण उत्पादन के लिए अपना अधिकतम योगदान कर सके। तो देखिए, इसे समझने के हम इसे तोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हम इसे डिवाइड करेंगे। पहले तो विभिन्न भागों का, ठीक है, पहले का विभिन्न भागों का परस्पर संयोजन, मतलब क्या होगा कि जैसे किसी संगठन है, संगठन में अलग अलग विभाग होते हैं, ठीक है, और जब अलग अलग विभाग होते हैं किसी भी संगठन में, तो उन विभागों का में संयोजन, मतलब एक साथ एडजस्टमेंट होता है कि भाई कौन सा विभाग क्या करेगा, लेकिन अल्टीमेटली सबका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या होता है, उस संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो जो यहाँ है हमारे क्या, तो समन्वय क्या होता है, अलग अलग भागों में, विभिन्न विभागों में या भागों में परस्पर संयोजन, मतलब एक कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद एवं उसकी गतिविधि तथा क्रियाओं का भी समय का पर संयोजन। अब कोई अलग अलग भाग है, अलग अलग विभाग है, तो हर विभाग का अपना अपना कुछ कार्य है, तो उसमें कुछ गतिविधियां हो रही हैं, कुछ क्रियाएं हो रही हैं, कुछ काम हो रहे हैं, और जो वो सब काम है, जो सब काम है उनका समय पर, मतलब जैसे आप कोई काम है तो भाई, एक जो हमने याद है, आपने हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था जब हमने FWT, तो उसमें हमने एक चीज़ कही थी कि उन्होंने समय पर अध्ययन किया था, उन्होंने समय अध्ययन किया था, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टाइम स्टडी।
उन्होंने टाइम स्टडी करी थी, ठीक है। और टाइम स्टडी करके उन्होंने क्या कहा था, जब उन्होंने टाइम स्टडी करी थी, ठीक है, तो टाइम स्टडी करके उन्होंने ये कहा था किस चीज़ को करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें यह भी देखना है कि कोई क्रिया करे तो उसमें गतिविधियों में कितना समय लग रहा है, ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण उत्पादन के लिए अपना अधिकतम योगदान दे सके, ताकि जो जो भाग उसमें इन्वॉल्व है और जिस जिस व्यक्ति को जो जो काम करना है, हर भाग अपना जो जितना वो स्किल्ड है और जितना वो अपना अधिकतम योगदान दे सकता है उस कार्य को पूर्ण करने में दे सके। जब हम इन चीज़ों को एक एक बार करके देखते हैं तो इन्हीं को ही हम समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ये किसने कहा, ये हमारे एल.डी. वाइट ने कहा है। गाइस पता है ये इजी फॉर्म होता है, आपको कभी कोई डेफिनेशन बड़ी दिख रही है तो आप उसे भागों में तोड़ लो और एक एक भाग को समझने की कोशिश करो, तो चीज़ें आपको समझना आसान हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद अब एक और थिंकर था जिसका नाम है मूने एंड ब्रेले, दो लोग हैं, ठीक है। इन लोगों ने काफी डेफिनेशन एक साथ दिए हैं, तो इन्हें हमेशा मूने एंड ब्रेले कहते हैं। तो इन्होंने भी कुछ अपनी एक डेफिनेशन दी है कि उनके अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं, किसी एक मतलब आप देखिए कि व्यक्ति क्या होता है, किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए किसी भी संगठन में अलग अलग विभाग होते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य क्या होता है, एक तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे अलग अलग विभाग में अलग अलग भाग में अलग अलग कार्य करता है, ठीक है। तो विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य, तो अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है इंडिविजुअली करेगा तो वो काम करना टफ हो जाएगा, कि आपको नहीं पता ना कि दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, लेकिन आपको पता होगा तो आप उसके हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर पाएंगे। तो यही होता है समन्वय। तो सामंजस्य स्थापित करना तथा तालमेल बनाए रखना, कि आपस में जो अलग अलग विभाग हैं उनमें तालमेल बनाना और बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक मतलब एक ग्रुप में एक जो कलेक्टिव एफर्ट्स है, एक जो सामूहिक प्रयास है या कलेक्टिव एफर्ट्स है उसकी स्वव्यवस्था करने का को समन्वय कहते हैं। उसी को हमने समन्वय की परिभाषा दी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसका एक और थिंकर जिसका नाम है न्यूमैन। तो न्यूमैन के शब्दों में क्या कहा गया है, तो समन्वय का संबंध व्यक्ति के एक समूह के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से जोड़ने एवं उसमें एकरूपता लाने से। अब इनका मतलब है, इन्होंने और शॉर्ट डेफिनेशन दी कि किसी भी संगठन में, ठीक है, किसी भी संगठन में एक व्यवस्थित ढंग से कार्य होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी संगठन का, और उस स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए हमें क्या समन्वय की आवश्यकता होती है। और जब समन्वय वहां होता है तो कार्य होता है वो आवश्यकता अनुसार उद्देश्य की पूर्ति के अनुसार एक रूपता लाकर किया जाता है, ताकि जो हो एंड में जब हम देखें तो जो सबका कलेक्टिव एफर्ट जो हमने अभी देखा कलेक्टिव एफर्ट भी होता है। इसलिए समन्वय का संबंध व्यक्तियों के एक समूह के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से जोड़ने एवं उन्हें एक रूपता लाने से है। तो इसे न्यूमैन के हिसाब से समन्वय की उन्होंने डेफिनेशन दी है। यहाँ तक क्लियर हुआ? वहीं एक चार्ल्स नाम के हमारे आते हैं, उन्होंने कहा है समन्वय से तात्पर्य विभिन्न भागों का एक व्यवस्थित में एकीकरण जिससे संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। तो किसी मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग भाग है उनका एकीकरण करना, ताकि एक व्यवस्थित रूप से आप किसी संगठन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कर सके। उन्हें उस चीज को इन्होंने चार्ल्स वर्थ ने जो कहा है वो समन्वय कहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसे इन लोगों ने समन्वय कहा है। फिर हमारे आते हैं हेनरी फ्योल, ये एक बार ज्यादा लग गया। अब हेनरी फ्योल यहाँ क्या कहते हैं कि उनके अनुसार किसी संस्था के कार्य संचालन को सुविधाजनक एवं सफल बनाने के लिए उसकी समस्त क्रियाओं में तालमेल स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। तो कोई संस्था है, ठीक है, उन संस्था तो संचालन भी होगा मैनेजर्स के द्वारा, हाई अथॉरिटी के द्वारा, सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, तो उसे सुविधाजनक जो व्यक्ति है उनके लिए अच्छा बनाने के लिए और साथ ही उसे सफल, भाई अगर उद्देश्य की पूर्ति तभी तो हम किसी संगठन को सफल संगठन कहेंगे। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो समस्त क्रियाएं जो उद्देश्य की पूर्ति, जो कितनी भी क्रिया, जो जितने भी काम हो रहे हैं किसी भी संगठन में, उनके बीच में एक तालमेल स्थापित करने को हेनरी फ्योल ने क्या कहा है, हमारा क्या बोलते हैं, समन्वय कहलाता है, उसे कोऑर्डिनेशन कहा है। कोऑर्डिनेशन इज टू कोऑर्डिनेट ऑल इट्स एक्शन टू फैसिलिटेट एंड सक्सीड द फंक्शनिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। इसे हेनरी फ्योल ने क्या कहा है, हमारा समन्वय की संज्ञा दी है। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि अगर मैं विशेषता की बात करूं तो समन्वय की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली चीज तो
प्रबंधन का एक कार्य समन्वय, और समन्वय कौन स्थापित करता है, जो मैंने आपको बताया वो एक प्रबंधक स्थापित करता है। तो समन्वय प्रबंधक का एक कार्य जिसको कौन स्थापित करता है, वो स्थापित करता है एक प्रबंधक, जिसे हम मैनेजर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एंड एस्टेब्लिश बाय अ मैनेजर। क्लियर? आप लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी काफी है, ठीक है। जो प्रबंधक के द्वारा स्थापित किया जाता है। क्लियर? फिर दूसरी बात करते हैं, यह एक सामूहिक सामूहिक क्रिया है जिससे सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रबंधक शामिल होते हैं। तो क्या है, ये एक ग्रुप का एक काम, एक सामूहिक क्रिया है, मतलब सारा ग्रुप मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी प्रबंधक होते हैं, सब कोई इन सब में शामिल होते हैं। तो सब व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। फिर समन्वय एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया होती है, क्योंकि किसी भी संगठन समन्वय की आवश्यकता होती है। तो एक जो जो हमारा कोई भी संगठन है वो एक गतिशील है, मतलब वो डायनेमिक चेंज होती रहती है, और एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जो चाहे हम पुराना समय देखें, चाहे आज के, चाहे प्राचीन काल, माध्यमिक काल, चाहे हम आधुनिक काल देख लें, चाहे हम प्रेजेंट वर्तमान काल देख लें, समन्वय एक निरंतर प्रक्रिया जो चलती जा रही है, बट समय के साथ जो है वो डायनेमिक है, तो समय के साथ उसमें चेंजेस भी आते हैं। तो क्योंकि किसी भी संगठन में समन्वय की आवश्यकता बनी रहती है, इसलिए समन्वय स्थापित करना आवश्यक होता है। ठीक है। फिर समन्वय से क्या होता है, जो प्रशासनिक काम होते हैं, जो प्रशासन के जो कार्य होते हैं, उनमें एकरूपता आती है, मतलब वो यूनिफॉर्मिटी आती है, और जिससे कार्य करना और ज्यादा आसान हो जाता है। समन्वय से प्रशासन की क्रिया में एकरूपता आती है, जिससे कार्य सरल हो जाते हैं। बेहतर समन्वय से प्रशासन में एक प्रभावी संचार की स्थापना संभव हो पाती है। अगर समन्वय अच्छा होगा तो क्या होगा, एक प्रभावी संचार संचार देखने पड़ेगा कि स्थाप तो वो भी एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे से बीच में। अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो अच्छे से वो एक दूसरे के साथ कार्य कर पाएंगे, तो ये भी संभव हो पाता है समन्वय से। समन्वय से प्रशासनिक क्रियाओं में दोहराव से बचा जा सकता है। अब क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति एक दूसरे से जानता है, तो हो सकता है कि जो कार्य दूसरा डिपार्टमेंट कर रहा है वो कोई और डिपार्टमेंट में कर ले, तो क्या होगा, डुप्लीकेशन होता है, कार्य का दोहराव होता है। साथ में एक और नुकसान होता है कि समय भी तो लगता है ना, समय की भी हानि होती है। तो कोऑर्डिनेशन से जो दोहराव होता है किसी भी कार्य से, उससे बचा जा सकता है, और वो हो सकता है। क्लियर? किसी भी प्रशासन में आंतरिक समन्वय के साथ साथ बाहरी समन्वय की भी आवश्यकता होती है। तो समन्वय का मतलब केवल ये नहीं कि केवल यहाँ तक, देखिए जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो बाहरी चीज देखता है, तो दोनों तरह के समन्वय की आवश्यकता होती है, चाहे वो विद इन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंटर डिपार्टमेंट हो, और चाहे फिर वो मार्केटिंग की फील्ड में बाहर जाके एडवर्टीजमेंट हो, सब चीज़ों में समन्वय की आवश्यकता होती है। तो किसी भी तरह का प्रशासन हो, किसी भी तरह का प्रबंधन हो, किसी भी तरह का मैनेजमेंट हो, किसी भी तरह का संगठन हो, चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, दोनों में ही समन्वय की आवश्यकता बराबर रूप से होती है। वहीं समन्वय की प्रक्रिया में संगठन में सहयोगपूर्ण भावनाओं से प्रोत्साहन मिलता है। अब ये समन्वय की जो प्रक्रिया उसमें क्या होता है, जब वो संगठन में होते तो क्या होता है, एक दूसरे का सहयोग मिलता है, और सहयोग मिलता है तो क्या होता है, एक अपनी वाली भावना भी उत्पन्न होती है, साथ में प्रोत्साहन, एक दूसरे से वो लोग व्यक्ति मोटिवेट भी होते हैं। ठीक है। तो समन्वय की कुछ विधियां हैं। ठीक है। तो कुछ मेथड्स हैं जिससे हम समन्वय स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी प्रशासन में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों की प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आदेश देते हैं और उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रबंधन जो होता है वो समन्वय देखता है, उसमें समन्वय होता है। प्रबंधक जो होता है, मैनेजर होता है, वो समन्वय को स्थापित करता है। तो मेथड क्या है समन्वय स्थापित करने के, कि किसी भी प्रशासन में जो उच्च अधिकारी होता है वो अपने अधीनस्थ, जो उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो उसके अधीनस्थ जो काम कर रहे हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होंगे, प्रोसेस होंगे, उसके माध्यम से क्या होगा, वो उन्हें आदेश देगा। जिसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, हमने पढ़ा था। आदेश देगा और उन आदेशों में वो क्या करेगा, उससे आदेश को पूर्ति तो करनी करनी, साथ में वहां समन्वय स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। एक ये तरीका है। फिर
नियोजन के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों में समन्वय स्थापित किया जाता है। तो जो नियोजन क्या, तो उसके माध्यम से क्या करते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स हैं और जितने भी उसके कर्मचारी जो काम कर, उनके बीच में भी समन्वय होना आवश्यक है कि कौन व्यक्ति क्या काम करे, ताकि जो प्लानिंग होगी और ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन है, उसके उद्देश्य की प्राप्ति में भी हमें आसानी हो जाती है। ठीक है। प्रशासन के विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। यह समितियां प्रशासन में समन्वय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जो प्रशासन होता है वो उनके कुछ विशेष कार्य होते हैं, तो उसके लिए कुछ कुछ, जैसे आपने देखा होगा हमारी संसद है, उसमें कई कमेटियां बनाती हो, उस कमेटी के अलग अलग कार्य होते हैं। तो किसी भी संगठन में कुछ समितियां होती हैं जिनके कुछ पर्टिकुलरली विशेष दायित्व होते हैं, मतलब क्या होते हैं, कार्य होते हैं। और ये जो समितियां होती हैं प्रशासन में समन्वय की स्थापना करती हैं और उनमें कोई समन्वय स्थापित कर सके, इसकी बहुत अहम भूमिका भी ये लोग निभाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि हमारी संसद में अलग अलग समितियां हैं, तो जो समितियां हमारे प्रशासन की, वहाँ उनमें समन्वय स्थापित करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन वो जो कमेटी होती है वो क्या करती है, समन्वय तो स्थापित करती है, क्या चल रहा है तो सब चीज़ें वो लोग देखती हैं और फिर वो वापस संसद के पास जाती है। तो समन्वय स्थापित करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय सचिवालय प्रशासन में समन्वय स्थापित करता है। तो जैसे मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल सचिवालय को अगर प्रशासन अच्छा चाहिए तो उसमें क्या करता है, समन्वय करता है। तो उसके बीच में समन्वय कौन क्या है कि समन्वय जरूरी होता है मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय सचिवालय में, तभी कि किसी जो हमारा प्रशासन है वो सही से कार्य कर पाता है और जो भी नीति निर्माण जो भी चीज़ें वो और आसान हो जाती है। साथ ही बेहतर संचार व्यवस्था की स्थापना संगठन में समन्वय को बढ़ावा मिलता है। अब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो अपने आप ही क्या होगा, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा कि संगठन का जो कार्य होगा वो और ज़्यादा सुचारू रूप से होने लगेगा। ठीक है। उसके बाद उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। अब जो उच्च अधिकारी होते हैं समन्वय तो कर, लेकिन जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने अधीनस्थ के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। पर्यवेक्षण हमारा कल का टॉपिक है, कल हम पर्यवेक्षण करके ये थर्ड टॉपिक को भी पूरा निपटा देंगे। ठीक है। तो पर्यवेक्षण करता है जो हम कल डिटेल में देखेंगे, और फिर पर्यवेक्षण की इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासन में समन्वय को प्राप्त किया जाता है। तो प्रशासन में जो समन्वय से प्राप्त किया, किससे, हमारी पर्यवेक्षण की प्रक्रिया से। तो व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। जैसे किसी जिले में जिला कलेक्टर की भूमिका क्लियर हुई कि वो सब व्यक्तियों को, जैसे हमने कई बार मैंने आपको हिराकी इन सब चीज़ों में, यूनिटी ऑफ कमांड और इन सब चीज़ों में, या अधिकार का क्षेत्र, इन सब चीज़ों में आपको मैंने कई एग्जाम्पल दिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाले, तो वो यहाँ भी बैठते जो अलग अलग स्तर पर अलग अलग व्यक्तियों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। भावुकता भरी अपील के माध्यम से भी संगठन में समन्वय स्थापित किया जाता है कि व्यक्तियों से बिल्कुल भावुक होकर कोई अपील कर रहे हैं तो क्या, तो व्यक्ति भावुक हो जाता है और वो फिर समन्वय स्थापित हो पाता है। ठीक है। ये हमारे कुछ समन्वय की विशेषताएं। अब इनकी बाधाएं पढ़ेंगे तो आई होप यहाँ सबको सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि काफी दिनों से हम केवल इन्हीं के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है। किसी भी संगठन के लिए समन्वय आवश्यक होता है जिससे कार्यों में सरलता, ये उल्टा लिख गया है, इसमें कार्यों में सरलता आती है। तो किसी भी संगठन में क्या होता है, जो हमारा समन्वय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिससे कार्यों में सरलता आती है और एक दूसरे का सहयोग की भावना भी मिलती है, और एक दूसरे के साथ क्या होता है, विकास, हम उस संगठन का विकास और व्यक्तिगत विकास भी होता है। लेकिन इसमें भी कुछ संगठन क्या होता है, इसमें भी कुछ चुनौती है, जैसे कि किस तरह से, कि जब हम किसी भी जगह पे समन्वय स्थापित करते हैं तो कुछ चुनौतियां होती हैं, तो वो कौन कौन सी चुनौतियां जो हमें देखने को मिलती हैं, किसमें कुछ बाधाएं आती हैं, तो वो कौन कौन सी बाधाएं, तो देखते हैं। किसी भी संगठन के कार्यों में अधिक वृद्धि होने से विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करने में कठिनाई होती है। ठीक है। अब क्या होगा कि एक संगठन के बहुत सारे काम हैं, अगर आप एक साथ संगठन जो है वो 10 काम कर रही, तो क्या होता है, उस समय जो होता है, जो अधिकारी होते हैं और जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना डिफिकल्ट हो जाता है। आप कैसे, मान लीजिए आप घर में, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, अगर आप एक ही काम करते हो ईजी होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि वहाँ आपकी मम्मी अलग काम कर रही है, ठीक है, आपका भाई अलग काम कर रहा है, आपके पापा अलग काम कर रहे हैं और आपको सबके साथ काम करना है। ठीक है। अब वहाँ आपका भाई आवाज़ दे रहा है, वहाँ आपको मम्मी आवाज़ दे रही है, वहाँ आपको पापा आवाज़ दे रहे हैं। ठीक है। तो आपके लिए कोऑर्डिनेट करना किसी भी काम में बहुत टफ हो जाएगा। तो यही यहाँ पर भी देखा जाता है, जितने ज़्यादा आप काम करोगे, इसलिए कहते हैं एक वक्त पे हमेशा एक ही कार्य करना चाहिए।
क्लियर हुआ? फिर संगठन का आकार बड़े होने से यात्रा स्थापित करने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये यात्रा नहीं है, ये समन्वय है। ठीक है, ये गलत लिखा गया है। तो संगठन का आकार बड़ा, अब संगठन बड़ा होगा तो क्या होगा, डिपार्टमेंट भी ज़्यादा होंगे, हिराकी भी ज़्यादा होंगी, और जब इतनी ज़्यादा हिराकी होंगी, इतने सारे डिपार्टमेंट होंगे, तब भी क्या होता है, जब अगर संगठन बहुत बड़ा है तो समन्वय स्थापित करना थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें 10 या 50 डिपार्टमेंट है, तो 50 डिपार्टमेंट समन्वय स्थापित करना मुश्किल है, तो क्या होगा, वो लोग यूनिट पे तोड़ देंगे। और आप अगर एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी समन्वय में बाधा उत्पन्न कर देगा। नियंत्रण का विस्तार का होने से समन्वय में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब क्या होगा, अगर जो हायर अथॉरिटी है वो आप पे ज़्यादा नियंत्रण करेगी, जो अपने अधीनस्थ है, जो कर्मचारी, उन पर अगर ज़्यादा नियंत्रण करेगी, तो क्या होगा, वहाँ भी समन्वय स्थापित नहीं हो पाएगा। अगर उसे हर चीज़ की बाद में आंसर करना पड़ेगा या हर चीज़ बतानी पड़ेगी, तो क्या होगा, वो जिस समय कार्य कर सकता है वो उन्हीं को जवाबदेही और इन सब चीज़ों में अगर वो लिप्त रहेगा, तो क्या वो सही से समन्वय स्थापित कर पाएगा। तो ये भी एक बाधा में, ये भी बहुत समन्वय में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। और संगठन में विकेंद्रीकरण के अभाव के कारण समन्वय स्थापित करने या कठिनाई उत्पन्न होती है। तो क्या होता है, विकेंद्रीकरण होगा। अगर देखिए विकेंद्रीकरण, जैसा आपको पता है कि हमारा जो विकेंद्रीकरण है भारत में, जो डिसेंट्रलाइजेशन जिसके ऑलरेडी हमने क्लास कर चुके हैं, जो विकेंद्रीकरण है हमारे भारत में, वो बहुत लिमिटेड है। मतलब जहाँ जरूरत होती है वो वहाँ एकात्म ढांचा हो जाता है हमारी राज्य व्यवस्था का, जहाँ लगता है वहाँ संघात्मक ढांचा हो जाता है। लेकिन जहाँ हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, कि जैसे कहीं क्या होता है विकेंद्रीकरण में, कि जहाँ हमें आवश्यकता होती है वहाँ हमने संघात्मक ढांचा कर लिया केंद्र सरकार ने, जहाँ जरूरत है वहाँ उन्होंने एकात्म ढांचा कर लिया। लेकिन जब यहाँ केवल विकेंद्रीकरण ही देखा जा रहा है, अब क्या होता है कि विकेंद्रीकरण का अभाव होगा। अगर हर चीज़ के लिए उसे ऊपर जो व्यक्ति होगा उसे आंसर करना पड़ेगा, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए उसे आंसर करना पड़ेगा, तो क्या वो समन्वय स्थापित कर पाएगा। पहले वो उसे आंसर करेगा, फिर वो नीचे वाले को बताएगा। तो समन्वय में क्या होता है, थोड़ी बहुत पावर होना आवश्यक होती है, ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ सके। और तोड़ मरोड़ सके मतलब जिस हिसाब से, मतलब एक पूरा उद्देश्य की पूर्ति है तो एक प्रोसेस है, तो उसके हिसाब से काम वो कर सके, ताकि, लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर की हाई अथॉरिटी है, वो कहते हैं आपको काम ऐसे ही करना है, तो हो सकता है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ आपको जो कोऑर्डिनेट करके कार्य करना है वो आपके तालमेल ही ना बैठ पाए। इसके लिए विकेंद्रीकरण का अभाव में भी कई बार ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि विकेंद्रीकरण के साथ केवल शक्तियों के साथ सत्ता भी आती है और डिसीजन लेने की थोड़ी बहुत पावर भी आती है, कि आप उस कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए उस कार्य में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? यहाँ हमने समन्वय को पूरा देख लिया, समन्वय क्या होता है, समन्वय की क्या विशेषता है और समन्वय की क्या बाधा है, ये सब हमने क्लियर कर ली गाइस। तो हम कल मिलेंगे और कल इस टॉपिक का मतलब लास्ट टॉपिक है, फिर हम जो 4 टॉपिक लास्ट टॉपिक बचा है यूनिट 5 का, वो कवर करके हम पूरा ये पेपर को कंप्लीट कर देंगे। तो 1 बजे हम इंडियन पॉलिटी की क्लास लेती हूँ मैं आपको, जो आपको पता है, जो हम कल फिर मिलेंगे, जिसमें हम लोग पर्यवेक्षण या सुपरविजन को पढ़ेंगे। फिर 3 बजे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास लेते हैं, तो आज मैं जैनिज्म का भाग 2 पढ़ाऊंगी और कल हम लोग बुद्ध का भाग 1, मतलब कल से हम आज जैनिज्म को हम खत्म कर देंगे, जैन धर्म को खत्म कर देंगे और कल से हम स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म को, और रात में 9 बजे हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। और जो मेरा कोड है वो है वैशाली VAISH, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सभी पेड कोर्सेज पे। एंड गाइस मेरा जो कोर्सेज है, मेरी जो क्लासेस हैं, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको कुछ क्लासेस के लिए पे करना पड़ेगा। आपको सब्सक्रिप्शन, जैसे पेपर 4 जो है हमारा, वो मैं सब्सक्रिप्शन पे करवाऊंगी, पेपर 3 जो हमारा है वो मैं सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे करवाऊंगी। तो आपको पेपर 4 और पेपर 3 कंप्लीट करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है, जैसे मैंने बताया कि बहुत कम है, 1 साल की जो कीमत है मात्र 8,800 रुपये, वहीं 2 साल की कीमत है मात्र 12,800 रुपये। लेकिन वहाँ पर भी आप मेरा कोड लगा दो, जो कि वैशाली VAISH, जो कि ये है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड ये जो आपको पड़ेगा मात्र, ये पड़ेगा आपको 7,920 का, वहीं ये आपको पड़ेगा 11,520 का। तो गाइस वेट मत करिए, क्योंकि जैसे ही हमारा डिसीजन आएगा तुरंत ही एग्जाम के कैलेंडर आएंगे, फिर आपके पास ऐसा ना हो कि टाइम कम बचे, तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कहीं आप लेट ना
हो जाए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा बेझिझक, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मेरा कोड है वैशाली VAISH, तो ये आप यूज करेंगे तो आपको 10% का सभी पेड कोर्सेज पे, अनअकैडमी के सभी पेड कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय। बाकी हम अभी 3 बजे मिलेंगे जहां हम जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।